नमस्कार दोस्तों। तो एमए हिंदी के प्रथम वर्ष का जो पाठ्य विवरण है उसमें हमने देखा कि खंड 1 जो है आधुनिक हिंदी काव्य यानी कि एमएचटी 2 का खंड 1 जो है उसका शुरुआत होता है नव जागरण काव्य से। तो इकाई 1 में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य के बारे में। तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1850 ईस्वी में। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र। वो ब्रज भाषा में गिरिधर दास के नाम से कविता करते थे और उनके माँ का नाम था पार्वती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी 1850 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र जो कि ब्रज भाषा में गिरिधर दास के नाम से कविता करते थे। माँ का नाम पार्वती। और जब वह 5 वर्ष के हुए तब माँ का और 13 वर्ष के होते होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। साहित्य के संस्कार बचपन से ही उनको घर पर लगने वाले साहित्यिक मजलिसों से प्राप्त हो गए थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा की अधिकांश शिक्षा भी उनकी घर पर ही संपन्न हुई। कुछ समय तक भारतेंदु काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन किए और बहुत ही अल्प आयु में उनका निधन हो गया। 25 जनवरी 1885 में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। उनका प्रखर व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान से प्रेरित होकर 1880 में सार सुधानिधि पत्रिका में साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा। तो 1880 में सार सुधानिधि पत्रिका में साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा। तभी से उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से वह जाना जाने लगे। तो उन्हें तब से भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका नाम पड़ गया। और यह उपाधि जो है हरिश्चंद्र को अंग्रेजों द्वारा राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किए जाने की प्रतिक्रिया के रूप में इनके साहित्यिक मित्रों ने इन्हें दी थी। बाद में ये इसी नाम से पहचाने जाने लगे। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक योगदान। तो हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का जो सूत्रपात है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जिससे हिंदी भाषा और उसके साहित्य के प्रचार प्रसार में पर्याप्त सहायता मिली। 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1884 में नारी शिक्षा हेतु बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। तो उन्होंने ये सारी पत्रिका निकाली और इनकी उदारता, लगन और साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर हिंदी साहित्यकारों का एक मंडल भी इनके इर्द गिर्द तैयार हो गया, जिसे क्या कहा जाने लगा, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाने लगा। तो उनकी उदारता, लगन और साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर हिंदी साहित्यकारों का एक मंडल भी इनके इर्द गिर्द तैयार हो गया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन थे? इस भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे? पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास
श्रीनिवास दास के नाम इसमें उल्लेखनीय हैं। तो कुछ पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। पंडित बद्री नारायण चौधरी ने कादम्बिनी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्यिक वातावरण के निर्माण में भारतेंदु की जो प्रेरणा है वह सराहनीय रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हुए भारतेंदु ने अपने लगभग 20 वर्षों के छोटे से रचना काल में छोटे बड़े 175 ग्रंथों की रचना की। काव्य रचना की अगर हम बात करें तो इनकी भक्ति भावना की प्रमुखता के बावजूद श्रृंगार, राजभक्ति, देशभक्ति की भावना भी उजागर हुई है। अगर हम भक्ति संबंधी रचनाएं देखें तो इनकी जो भक्ति संबंधी रचनाएं हैं वह कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा को ही पुनर्जीवित करती हैं। श्रृंगार के संयोग वियोग चित्रण में रीतिकालीन मनोवृत्ति की हल्की झलक दिखाई पड़ती है। राजभक्ति से संबंधित कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी। इनमें किससे संबंधित रचनाएं उल्लेखनीय हैं? देखा जाता है कि महारानी विक्टोरिया के प्रति, एल्बर्ट की मृत्यु, ड्यूक ऑफ एडिनबरा के भारत आगमन, प्रिंस ऑफ वेल्स की बीमारी, सम्राट एडवर्ड सप्तक के भारत आगमन, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक, अंग्रेजों की मिस्र विजय पर विजयनी, विजय पताका आदि से संबद्ध रचनाएं इसमें उल्लेखनीय हैं। किसमें? राजभक्ति से संबंधित कविताओं में। इसके बावजूद भारतेंदु की देशभक्ति संबंधित रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अंग्रेजी शासन और भारतीय जनता के मध्य उपस्थित अंतर विरोध को अच्छी तरह समझा था और इसे व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सज्जो है भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो उन्होंने अंग्रेजी शासन और भारतीय जनता के मध्य जो अंतर विरोध था उसे अच्छी तरह समझा था। ब्रिटिश शासन की व्यावसायिक वृत्ति को भारत की दुर्दशा का कारण भी उन्होंने माना है। तो ब्रिटिश शासन की व्यावसायिक वृत्ति को ही उन्होंने भारत की दुर्दशा का कारण भी माना है। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने स्वदेशी का समर्थन करते हुए लिखा है, धन विदेश चली जात तऊ जिय होत न चंचल, जड़ समान हवे रहत अकी लहत रचत सकल कल, जीवत विदेश की वस्तु ले ताबिन कछु नहीं कर सकत। तो उन्होंने स्वदेशी का समर्थन करते हुए ऐसा लिखा प्रबोधिनी कविता में। विदेशी के प्रति विरोध भाव और स्वदेशी के प्रति तीव्र आग्रह, ये भारतेंदु का विदेशी के प्रति विरोध भाव और स्वदेशी के प्रति तीव्र आग्रह को दर्शाता है और स्वदेशी आंदोलन का प्रथम पुरस्कर्ता उन्हें सिद्ध करता है। महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेश की बनी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन था, लेकिन भारतेंदु ने स्वदेशी को एक अत्यंत व्यापक आयाम दिया। उनके लिए विदेशी वस्तुओं का त्याग मात्र प्रमुख मुद्दा ना होकर स्वदेशी भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी आचरण आदि सभी स्वदेशी के अंतर्गत आते हैं।
स्वदेशी आंदोलन के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्वभाषा के ऊपर। तो हिंदी वर्धिनी सभा में स्वभाषा पर अपने काव्य भाषण में इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने भाषा प्रेम और उसके महत्व को इस प्रकार रेखांकित किया है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न उर को सूल। पढ़ो लिखो कोई लाख विधि भाषा बहुत प्रकार, पै जब कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार, सबे बढ़ा वहु बेगी मिली कहत पुकार पुकार। तो वस्तुतः यहाँ भारतेंदु की स्वदेशी संबंधी अवधारणा, विशेष रूप से स्वभाषा संबंधी निष्कर्ष अत्यंत वैज्ञानिक और सार्थक है। चाहे कोई कितनी ही भाषाओं का अध्ययन कर ले, लेकिन जब वह सोचने विचारने या चिंतन करने लगता है तो यह कार्य अपनी मातृभाषा में ही संपन्न होता है। चिंतन एवं सभी प्रकार के आविष्कार की क्रिया अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सफलतापूर्वक हो सकती है। इसलिए भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति को सब उन्नति का मूल कहा है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर भारतेंदु ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने साहित्य, अपनी पत्रिकाओं, अपने नाटकों द्वारा जो व्यापक अभियान चलाया था वह अविस्मरणीय है। यह अभियान उनकी नव जागरण की चेतना से ओतप्रोत होकर एक व्यापक समाज सुधार का अभिन्न अंग भी रहा है। नाटकों, मुखरियों यानी कि पहेलियों, निबंधों, समसामयिक समस्याओं से संबद्ध टिप्पणियों आदि के द्वारा जो व्यापक सुधार आंदोलन छेड़ा था उसमें स्वभाषा ज्ञान की विशेष भूमिका थी। भारतेंदु साहित्य की बड़ी विशेषता है उनकी व्यंग्यात्मक शैली। कविताओं में विशेषकर गद्य साहित्य में व्यंग का अत्यंत सहज और सार्थक उपयोग उन्होंने किया है। धार्मिक पाखंड, विधवा विवाह, बाल विवाह, रूढ़िवादी रीति नीति, छुआछूत, जाति पात को लेकर उनके व्यंग अत्यंत सार्थक सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनकी जो काव्य भाषा है यद्यपि ब्रज भाषा थी, लेकिन इनकी जो काव्य भाषा है वो यद्यपि ब्रज भाषा देखा गया, लेकिन गद्य हिंदी खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप में उनका महत्व है। इस दृष्टि से इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू प्रेम और राजा लक्ष्मण सिंह के संस्कृत निष्ठ भाषा प्रेम का विरोध करते हुए आम फहम सभी लोगों के बीच प्रचलित भाषा को हिंदी की जातीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस दृष्टि से इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू प्रेम और राजा लक्ष्मण सिंह के संस्कृत निष्ठ भाषा प्रेम का विरोध करते हुए आम फहम का अर्थ होता है सभी लोगों के बीच प्रचलित भाषा को हिंदी की जातीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक युग की नई चेतना को गहराई से परखकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त करने का अद्भुत प्रयास किया। तो उन्होंने आधुनिक युग की नई चेतना को गहराई से परखकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त करने का अद्भुत प्रयास किया। अपने युग की वस्तु स्थिति को समझते हुए, उसके सामाजिक अंतर्विरोधों को पहचानते हुए, राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता महसूस करते हुए एक जागृत विवेक के साथ साहित्य को आम जनता के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा।
आधुनिक नाटक, निबंध, टीका टिप्पणी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि अधिकांश गद्य विधाओं के जन्मदाता होने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। अपने इस महत्व के कारण ही वे एक युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारतेंदु का समस्त साहित्य नागिरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित है। फिर भी उनकी रचनाएं, अगर हम उनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या क्या हैं। काव्य हैं प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित, रास लीला, जैन कुतूहल, संतसई श्रृंगार, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का स्यापा आदि। तो ये सारे हैं उनके काव्य। और हम नाटक भी देख लेते हैं क्या क्या हैं। और भी नाम है, मैंने कुछ नाम लिए हैं। मैंने 18 काव्य के नाम लिए हैं। नाटक भी देख लेते हैं। उन्होंने जिन नाटक की रचनाएं की थी वो भी हम देख लेते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि। तो ये हो गए उनके नाटकों के नाम। तो हम आगे यानी कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनका काव्य का उद्देश्य क्या था, भक्ति परक काव्य कैसा था, श्रृंगार परक काव्य कैसा था, आधुनिक कविताएं की विशेषता क्या क्या थी, राजभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और नव जागरण, साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व, हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अगले वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब कुछ मैंने जो अभी पढ़ाया, उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान समझ आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर नहीं समझ आया है, कुछ डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं।